हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं फिर से वांडा विजन की सीरीज के बारे में। लेकिन हाँ, एपिसोड नंबर 4 है जिसमें अब फाइनली एमसीयू के उन फैंस को पता चलेगा कि ये सिटकॉम के मसले किस तरीके से चल रहे हैं। हालांकि उनकी डिटेल्स को इस एपिसोड में भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है क्योंकि अभी भी इस सीरीज के 5 एपिसोड्स को रिलीज होना बाकी है। ऐसे में डेफिनेटली स्टूडियो की तरफ से कोई भी स्पॉइलर तो दिया नहीं जाएगा, यानी कि अब भी फैंस के लिए तो सस्पेंस बना ही हुआ है इसके एपिसोड में दिखाए गए जिमी वू के लिखे गए इस बोर्ड की तरह, जिसमें हमें काफी सारे वही क्वेश्चंस देखने मिलते हैं जो एग्जैक्ट एमसीयू वालों को भी पता थे कि फैंस के लिए एक काफी बड़े क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अब इस एपिसोड की सारी डिटेल्स में नजर डालते हैं, जिसकी कुछ मिस्ट्री और अब थियरीज को मिलाकर वांडा विजन की ये सीरीज हमें एमसीयू के फेस में और क्या दिखाती है क्या नहीं, उस पर बात करना तो बनता ही है। और हाँ, अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एक पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी, जिसे फिल्म के लिए शॉर्ट तो किया गया था लेकिन केविन फैगी ने उस एंडिंग क्रेडिट सीन को या फिर मैं कहूँ पोस्ट क्रेडिट सीन को डिलीट करवा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं वो चीज भी वांडा विजन के यूनिवर्स से कनेक्टेड है। कैसे? तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं उन सभी की सभी डिटेल्स को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी हुई है। और अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो वांडा विजन के बाकी 3 एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड बिल्कुल भी सेम नहीं है, यानी कि इस एपिसोड में हमें पुराने सिटकॉम की जैसे कोई भी सेटबैक्स दिखाए नहीं गए और ना ही इस एपिसोड की स्टार्ट में किसी भी तरीके का वियर्ड सा सिटकॉम का इंट्रो। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा पसंद आई है वो यही है कि इस शो की शुरुआत भले से ही मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर से क्यों ना की गई हो, लेकिन इवेंट एमसीयू फैंस के लिए अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के ही थे, जिस मोमेंट में हल्क ने अपने हाथों के सेक्रीफाइस को देते हुए उस गाउनलेट को पहना था, वो भी इन्फिनिटी स्टोन से भरे हुए और फिंगर स्नैप भी किया था, जिसे एमसीयू के यूनिवर्स में स्नैप नहीं बल्कि ब्लिप कहा जाता है। और उस ब्लिप के चलते सारे के सारे लोग उसी सेम जगह पर बिल्कुल मौजूद थे, यानी जो जैसा काम कर रहा था वो वापस उसी सिचुएशन में लौट आया, वो भी पूरे 5 साल के टाइम गैप में। और उसकी छोटी सी डिटेल हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में एक्सप्लेन की गई थी, लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जितनी अच्छी तरीके से सिचुएशन को वांडा विजन की सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि ऐसे ब्लिप के मोमेंट पर लोगों की पॉपुलेशन तो बड़ी ही थी और उस टाइम पर उन लोगों का रिएक्शन भी कैसा था, उन सभी मोमेंट को इस एपिसोड ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया है। और हम उसी मोमेंट में मोनिका रैम्बो को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में बैठी हुई है अपनी माँ की सर्जरी के होने के बाद, जहाँ से उठने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर बस कुछ ही मिनट्स के लिए बैठी थी, लेकिन प्रेजेंट में उसे 5 साल हो गए हैं, जिन 5 सालों में वो पूरी तरीके से गायब हो गई थी। और उन्हीं 5 सालों में मोनिका की माँ यानी कि मारिया रैम्बो हर पल अपनी बेटी मोनिका को याद करती रहती, और उसी को याद करते वक्त उन्होंने काफी कड़े फैसले भी लिए, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर मारिया रैम्बो के कैरेक्टर की जो डिटेल देते हुए कंफर्मेशन दी गई है वो यही है कि कैप्टन मार्वल फिल्म के बाद उन्होंने काफी बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं एमसीयू के यूनिवर्स में, लेकिन अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में उनकी डेथ हो चुकी है, वो भी थैनोस के इस इवेंट के 5 साल के गैप के अंदर, जिसे अब एमसीयू की टाइमलाइन में प्रेजेंट के हिसाब से 3 साल बीत गए हैं। यानी कि उन्हें जो कैंसर की बीमारी थी वो फिर से वापस आ गई और उनकी कैंसर की वजह से डेथ हुई, ना कि थैनोस के फिंगर स्नैप या फिर ब्लिप करने की वजह से। और अब मोनिका जैसी इस बात को सुनती है तो वो पूरी तरीके से शॉक में रह जाती है और सिचुएशन को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करती है, जिसके बाद हम देखते हैं मार्वल का लोगो और सीधे स्वॉर्ड का हेडक्वार्टर, जहां पर मोनिका पहले पूरी इंचार्ज थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसके कार्ड भी एक्सपायर हो गए हैं और ज्यादातर लोग उसे वहां पर पहचानते नहीं सिवाय एक शख्स के, जिनका नाम है टाइलर। और टाइलर वहां पर मोनिका को अपने साथ ले जाता है और वहीं पर स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर की दीवार पर हम मोनिका की मॉम मारिया की तस्वीर लगी हुई देखते हैं, वो भी एमसीयू के यूनिवर्स के प्लूटो नाम के साथ, जो की मार्वल कॉमिक में मोनिका रैम्बो का नाम है तब जब वो एक सुपर हीरो बन जाएगी तो। लेकिन अब इस नाम से ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मारिया के पास भी प्लूटोन की कोई ना कोई पावर्स होगी, इसलिए उनके नाम के आगे प्लूटोन वर्ड को यूज किया गया है। लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि एमसीयू की तरफ से ऐसी कोई भी डिटेल्स को रिवील नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म कर दी गई है कि मारिया ने मरने से पहले, जैसे कि मैंने बताया, एमसीयू में काफी बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं, जैसे कि इस पूरे के पूरे स्वॉर्ड को बनाना। जी हाँ, मारिया ने पूरे के पूरे शील्ड को खड़ा किया है, यानी कि कैप्टन मार्वल फिल्म के
इवेंट के होने के बाद, और जहाँ पर मारिया को पूरी की पूरी जिम्मेदारी अर्थ पर रहकर स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर को संभालने की दी गई है, तो वहीं स्पेस में ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से निक फ्यूरी ने अपने अंडर रखी है, जिसकी एक झलक तो हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख ही ली है। लेकिन वैसे मिशन के लिए मोनिका अब अपने क्रू के उन लोगों को अप्रूवल नहीं देगी जो लोग अभी अभी ब्लिप की वजह से फिर से अर्थ पर आए हैं। यानी देखा जाए तो मोनिका ने अपने आधा से ज्यादा टाइम स्पेस में बिताया है, ना कि अर्थ पर। और उसकी माँ की कंडीशन खराब होने के बाद वो डेफिनेटली अर्थ पर आई थी, जहाँ से थैनोस की फिंगर स्नैप होने के बाद उसने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा, और ना ही वो फिर से स्पेस में गई है किसी ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए, जो अगेन फिलहाल तो ये एपिसोड हमें दिखा रहा है। और अपने माँ के लिए गए इस डिसीजन से मोनिका कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो अपसेट है ही। और इसके अलावा टाइलर उसे ये भी बताता है कि ब्लिप के बाद हेडक्वार्टर में काम करने वालों की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उसे अच्छा लगा कि मोनिका काफी जल्दी खुद को संभाल कर फिर से अपने काम पर वापस आ गई, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। क्योंकि जहां उनका मिशन आउटर स्पेस में बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा था, वो पहले से काफी ज्यादा कम हो गया है। और रही बात स्वॉर्ड की, तो इस स्वॉर्ड की पूरी डिटेल्स मैंने वांडा विजन के ही बाकी दूसरे एपिसोड्स में एक्सप्लेन कर रखी है, जिसे डेफिनेटली मैं इस वीडियो में फिर से रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, खास करके स्वॉर्ड के नाम को एमसीयू में पूरी तरीके से चेंज करने में। खैर, तो अब अर्थ पर रहकर मोनिका को मिशन मिलता है वेस्ट व्यू जाकर कुछ मिसिंग पर्संस की रिपोर्ट निकालना, जहाँ पर उसकी मुलाकात जिमी वू के कैरेक्टर से होती है। और जिमी वू के कैरेक्टर को देखकर जो एमसीयू की तरफ से डिटेलिंग रखी गई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प फिल्म में स्कॉट जिमी वू को कुछ मैजिक ट्रिक सिखा रहा था, जो डेफिनेटली अब जिमी वू का कैरेक्टर सीख गया है, जिससे वो काफी दूसरे लोगों को इम्प्रेस भी करता है। खैर, तो यहाँ पर जिमी पहले से ही मौजूद है और उसने इस वेस्ट व्यू टाउन के बारे में कुछ शॉकिंग डिटेल्स भी पता की है वहाँ के लोकल ऑफिसर से, जैसे कि ये टाउन जो वेस्ट व्यू नाम का है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा कोई भी टाउन इन ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग इस जगह पर है ही नहीं, और वो लोग वेस्ट व्यू के नहीं बल्कि ईस्ट व्यू टाउन के ऑफिसर्स है। और हाँ, वेस्ट व्यू के इस वेलकम बोर्ड को देखकर डेफिनेटली वांडा विजन का नाम तो हमें मिलता ही है, यानी कि उन दोनों डब्ल्यू में, और साथ ही साथ बीच में हम टीवी भी लिखा हुआ देख सकते हैं। जो क्यों लिखा है उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं कहूंगा सिटकॉम्स की दुनिया, जो फिलहाल तो ये पूरा का पूरा वेस्ट व्यू ही है। और हो सकता है कि वो जो ऑफिसर्स वेस्ट व्यू से नहीं बल्कि ईस्ट व्यू से है, वो ये बात किसी न किसी के कंट्रोल में रहकर जिमी और मोनिका को कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि माइंड कंट्रोल का खेल। कैसे, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता। और हाँ, इसके अलावा नोटिस करने वाली बात ये भी है कि जिमी वू भी वहाँ पर किसी एक शख्स को ढूंढने के लिए आया है, जो उसकी मिसिंग पर्सन की लिस्ट में है। अब ये शख्स भी कौन है उसका भी हमें नहीं पता, लेकिन अब फैंस की थियरी यही कहती है कि शायद वो वांडा विजन की दुनिया का एग्नेस का पति होगा, यानी कि रैल्फ का कैरेक्टर, जिसे अभी तक दिखाया नहीं गया। और एक और रूमर मेफिस्टो की भी है, जो शायद इस पूरे के पूरे टाउन को कंट्रोल कर रहा है। और इसके अलावा बाकी दूसरे नाम जैसे कि ग्रिम द रीपर और स्वॉर्म के तो है ही, और हाँ, एगाथा हार्कनेस के भी, जिनका लिंक कहीं न कहीं इस शो से तो जुड़ा ही हुआ है, जिसका पता अगेन हमें फिलहाल तो आगे ही चलेगा, यानी कि इसके बाकी दूसरे एपिसोड्स में। लेकिन मुझे लगता है आप अपनी पूरी की पूरी उम्मीद इस 4th एपिसोड्स के बाद इसके 5th एपिसोड में तो बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका 5th एपिसोड पूरी तरीके से वांडा विजन के सिटकॉम की दुनिया में फिर से चला जाएगा, यानी कि शायद 70s या फिर 80s के एरा में। लेकिन उसके बाद के एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, यानी कि एपिसोड नंबर 6, 7, 8 और 9। और इसके 9th एपिसोड की भी बात करें तो इस शो की क्रिएटिव टीम ने ये बात भी कंफर्म की है कि वांडा विजन की सीरीज की एंडिंग फैंस को कहीं ना कहीं इमोशनल तो करेगी ही, क्योंकि ये एक सैड एंडिंग होने वाली है। अब सैड किस लिए, वो बात मुझे एमसीयू फैंस को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए सीधा और सिंपल सा नाम है विजन। लेकिन अब इस शो से कुछ और चीजें भी है जो वांडा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो चीज है वांडा के ट्विंस, यानी कि बिली और टॉमी, जो पूरी की पूरी फैमिली अगर वांडा से छीन ली जाए तो वांडा पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, जो कि वो अब भी है, क्योंकि हम वांडा विजन की सीरीज देख रहे हैं। खैर, तो अब आते हैं फिर से एपिसोड पर, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे एपिसोड नंबर 2 में हमें वो अजीब सा हेलीकॉप्टर देखने मिला था, जो वांडा के यूनिवर्स का नहीं, लेकिन वांडा की उस पॉकेट रियलिटी में आने के बाद पूरी तरीके से ड्रोन से हटकर उस टाइम पीरियड यानी कि 60s के एरा का टॉय बन गया था, जिसे मोनिका ने प्रेजेंट की टाइमलाइन से वांडा की इस दुनिया में कुछ डिटेल चेक करने के लिए भेजा था। और बाद में हम ऐसे भी ड्रोन्स कई सारे देखते हैं जो बार बार वांडा की उस पॉकेट रियलिटी में जा जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दुनिया के अंदर है क्या, और लोग वहाँ जाने के बाद या फिर चीजें गायब कैसे हो जाती है। और हाँ, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उन ड्रोन्स की वजह से ही हमें एपिसोड नंबर 2 में वो जोर जोर के साउंड सुनाई दिए थे, और साथ ही साथ एक बी कीपर का भी कैरेक्टर हमें उस एपिसोड के एंड में दिखाया गया था, जिसके बारे में तो मैं आगे बात करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर उस ड्रोन की डिटेल के बाद हमें पता चलता है कि मोनिका उस रेडिएशन के यानी कि उस पॉकेट डायमेंशन की अजीब सी रेडिएशन के पास जाकर खड़ी होती है और चेक करती है कि ये बला है क्या, और इसी चेक करने के चक्कर में मोनिका सीधे वांडा की उस दुनिया में घुस जाती है। और बाद में मोनिका उस दुनिया में जाने के बाद सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि वांडा का ये पॉकेट डायमेंशन
रेडिएशन लोगों की याददाश्त मिटा देता है कि वो लोग कौन थे और कहां से आए थे। बस उन्हें अब वो कैरेक्टर बनकर रहना है जो उस टाइम और एरा का है। तो अब मोनिका को वांडा की उस दुनिया में जाकर पूरे 24 घंटे हो गए हैं और उन 24 घंटों में स्वॉर्ड वालों की तरफ से पूरा का पूरा सेटअप लगा दिया गया है उस वेस्टव्यू टाउन के बाहर के अंदर चल के आ रहा है। और फिर हमें एंट्री देखने मिलती है डार्सी के स्वीट कैरेक्टर की, जिसे हमने इसके पहले थॉर बर्नर 2 फिल्म में ही देखा है। और अब फाइनली इस काफी ना इंप्रेशन डालने वाले कैरेक्टर को इसके एक ही एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया गया है, जैसे कि वो कितनी ज्यादा स्मार्ट है और हाँ उसे सिटकॉम शो बहुत ही ज्यादा पसंद है, भले से ही अब उस शो में अवेंजर्स क्यों ना हो। जिस सिटकॉम के शो के एपिसोड्स के इमोशनल मोमेंट्स को देखकर उसे रोना भी आता है। और हाँ, डार्सी के वहाँ पर आते के साथ में ही डार्सी सबसे पहले तो उस रेडिएशन के सिग्नल को पकड़कर ये पता लगा लेती है कि अंदर किसी तरीके का सिटकॉम चल रहा है जिसे बाहर टेलीकास्ट किया जा रहा है। और बाद में वो स्वॉर्ड के दूसरे एजेंट से पुराने टेलीविजन मंगवाती है क्योंकि उसे फिजियोस्कोप पर वांडा की धुंधली सी तस्वीर दिखती है, जिसके बाद उसे आइडिया हो जाता है कि इस रेडिएशन में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है ही। और इस रेडिएशन की बात करें तो इस रेडिएशन का नाम है CMBR, जिसका पूरा फुल फॉर्म है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसा रेडिएशन है जो हिसाब से बहुत ही ज्यादा रेयर है और काफी ज्यादा कम पाया जाता है। लेकिन डार्सी के अकॉर्डिंग वो CMBR यहाँ पर हिसाब से काफी ज्यादा मौजूद है। और अब एक पॉइंट की बात करें तो इस रेडिएशन से एक ऐसा सिग्नल निकल रहा है जिसे डार्सी ने बिना कॉफी पिए ट्रेस किया है, और वो एक सिटकॉम शो है वांडाविजन और बाकी दूसरे मिसिंग पर्संस का, जो शायद इस वेस्ट व्यू की जगह पर आए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे के सारे लोग मरे हुए हैं। कैसे, उस पर मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि फैंस की थियरीज निकलना बंद नहीं होती जब भी MCU का कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट होता है। तो पॉइंट की बात करें कि वांडा इस सिटकॉम के शो में क्यों है और ये वेस्ट व्यू क्यों बना है, वेल तो उसका सीधा और सिंपल सा रीजन है कि वांडा जब सकोविया में थी तो वो बचपन से अपने माँ बाप के साथ में ही सिटकॉम के शो देखते रहती थी और उसे वेस्ट व्यू जाना था, जो कि अब उसके लिए एक रियलिटी है बट हमारे लिए नहीं। यानी कि वांडा के सपनों को वांडा ने खुद बनाया है, जो कि एपिसोड भी हमें ऐसे ही बताता है, लेकिन असल में इसके पीछे का राज कुछ और ही है, जो कि अगेन मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वीडियो में कुछ तो सस्पेंस रहना ही चाहिए, जिस सस्पेंस को मैं स्टोरी के साथ साथ आगे खोलूंगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जो कोई भी इस सिटकॉम के शो को टेलीकास्ट करवा रहा है वो पूरी तरीके से पागल है, या फिर वैसा जानबूझकर कर रहा है कि लोगों को पता चले कि अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है और वो दुनिया कितनी ज्यादा शांत है, जिसमें वांडा, विजन और बाकी दूसरे लोग बहुत ही हंसी खुशी रह रहे हैं। क्योंकि उनके वियर्ड मोमेंट्स जो हमने इसके बाकी के 3 एपिसोड्स में देखे थे, उन्हें MCU के यूनिवर्स में जो स्वॉर्ड्स के एजेंट्स देख रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से सेंसर कर दिखाया जा रहा है। जी हाँ, सेंसर कर, जिसके पीछे डार्सी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई है और वो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, मानो जैसे वो नहीं चाहता कि उसकी मिस्टेक कोई भी लोग कैच करे, जिसकी एक झलक हमने इसके एपिसोड नंबर 3 में भी देखी थी, जब विजन वांडा से बैठकर डायरेक्ट अजीब सी हो रही सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और सेंसर की मदद से उस सीन को काट कर डायरेक्ट फिर से चीजें नॉर्मल हो जाती है। और वांडा अगर वो सब कुछ करती है तो वांडा उन चीजों को अपनी पावर को यूज कर पूरी तरीके से रिवाइंड करती है। लेकिन सेंसर होना एक बहुत ही ज्यादा अलग है, जिसमें अगेन मेफिस्टो, ग्रिम द रीपर, स्वॉर्म या फिर हाँ एग्नेस भी हो सकती है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस सिग्नल से सिटकॉम के शो को किसी न किसी मदद के तौर पर दिखाया जा रहा है, ताकि कोई ऐसा हो जो आकर उनकी मदद करे। लेकिन वांडा क्लियरली मदद नहीं चाहती, जो शायद पहले चाहती होगी, लेकिन अब उसकी फैमिली कंप्लीट होने के बाद तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रियलिटी से बाहर निकलने के बाद चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कि इसके 3rd एपिसोड के एंड में मोनिका रैम्बो हुई है, और हाँ इस एपिसोड के एंड में भी। और अब बात करते हैं उस बी कीपर की, जो कोई बी कीपर नहीं बल्कि एक एजेंट था स्वॉर्ड की तरफ से भेजा गया, यानी कि एक नॉर्मल सा शख्स जिसे काफी अच्छा टेक का सूट पहनाकर स्वॉर्ड ने वांडा की उस रियलिटी में टनल के जरिए भेजा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो उस टाइम के एरा के हिसाब से एक बी कीपर बन गया और वांडा ने बाद में सीधे नो कहकर सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल दिया। और उस सिचुएशन में हमें ये नहीं पता कि वो बी कीपर फिलहाल तो अभी है कहाँ। और यहाँ पर फिर से अगेन फैन थियरीज की बात करें तो फैन थियरीज के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि ये पीजन वॉन मेयर की ओरिजिन है, यानी कि स्वॉर्म का कैरेक्टर, जिसे आप बी मैन भी कह सकते हो। तो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली ये काफी अच्छी बात है कि MCU की तरफ से विलेंस की क्रिएशन भी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में की जा रही है, और अगर नहीं भी होता है तो रेफरेंस तो जिंदाबाद है। बट फिलहाल तो नहीं पता कि वो शख्स यानी कि वो बी कीपर अब वांडा की इस दुनिया में है भी, या फिर वांडा ने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि डिटेल्स कुछ भी नहीं दी गई है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डार्सी और जिमी वू के साथ साथ बाकी दूसरे क्रूज मिलकर उस सिटकॉम के शो में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं उन सभी की ओरिजिन पता करने का, कि ये सभी लोग रियलिटी में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। और गेस व्हाट, उनका ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेस होता है, जिसमें उन लोगों ने ऑलमोस्ट सभी लोगों की जानकारी निकालकर अपने बोर्ड पर चिपका दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो है एग्नेस, जो रूमर के अकॉर्डिंग एगेथा हार्कनेस हो सकती है, यानी कि उसकी उम्र और पहचान इतनी ज्यादा सीक्रेट है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस तक और फेस रिकग्नाइजर भी स्वॉर्ड्स की एजेंसी के पास नहीं है, यानी कि वो अब भी अननोन है और काफी
ज्यादा मिस्टीरियस भी। और इसके अलावा अगर आपने एक और कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं आपको बता दूं कि वो डॉटी है, जो फैंस की रूमर के अकॉर्डिंग एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। और अब इसमें भी फैन थियरी की बात करें तो फैंस का फिलहाल तो सीधे और साफ तरीके से यही कहना है कि डॉटी एमसीयू के यूनिवर्स की कैलिया है, जो वांडा की उस दुनिया में आने के बाद अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है, यानी कि गजनी बन चुकी है। वेल अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली वांडा विजन की सीरीज कई कमाल और धमाल करने वाली है इस शो के आगे के और एपिसोड्स में। खैर तो बातें हैं फिर से एपिसोड पर, जिसमें डार्सी ही वो शख्स है जिसे एपिसोड के एंड के क्रेडिट में दिखाया गया था। और अब डार्सी ने एक और टेक्नोलॉजी की इन्वेंट की है, जिस रेडियो के सिग्नल के कैच करने की वजह से वो लोग सीधे सीधे वांडा से कांटेक्ट कर सकते हैं रेडियो के जरिए, जो कोई भी रेडियो उस सिटकॉम के शो में अगर नजर आएगा तो, यानी कि वांडा के करीब। और ऐसा होता भी है जिसे हमने एपिसोड नंबर 2 में देखा। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन हमें उस एपिसोड में दिखाई गई थी काफी ज्यादा डिटेल में, कि जिमी वो वहाँ पर बात कर वांडा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर सेंसर की मदद से वो डिटेल डार्सी को पता नहीं चलती और डार्सी को ऐसा लगता है कि किसी तरीके की ग्लिच के चलते उन लोगों का कांटेक्ट वांडा से नहीं हुआ है, यानी कि उनका मिशन फेल हुआ है वांडा को कांटेक्ट करने में। लेकिन सच कुछ और ही है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। इसलिए बढ़ते हैं अगले सीन पर, जहाँ पर डार्सी और जिमी वू ये नोटिस करते हैं कि मोनिका भी उस रियलिटी में कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रही, जिसके बाद वो वहाँ पर वांडा की लेबर पेन के बाद अल्ट्रॉन का नाम लेती है, जिस नाम को एजेंट वो और डार्सी भी सुनते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, अगेन सेंसर के चलते उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन बाद में उस सिचुएशन को हमें काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिखाया जाता है कि जब विजन बाहर एग्नेस और हाफ से बात कर रहा था तो अंदर वांडा मोनिका के साथ क्या कर रही थी, जिसमें हम देखते हैं कि वांडा पूरी तरीके से इविल विच बन चुकी है, यानी कि स्कारलेट विच, जो नहीं चाहती कि कोई बाहर का घुसपैठिया आकर उसकी ये दुनिया उससे छीन ले जाए, जो कि पहले ही ऑलरेडी काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। यानी कि वांडा को सब कुछ याद भी है और बहुत कुछ पता भी कि यहाँ चल क्या रहा है, जो चीज मोनिका ने भी अपनी आंखों से देखी है। लेकिन वो कुछ ज्यादा पता करे उससे पहले ही वांडा उसे वहाँ से निकाल कर सीधे प्रेजेंट की टाइमलाइन में, यानी कि नॉर्मल दुनिया में भेज देती है, जिस नॉर्मल वर्ल्ड में रात है लेकिन वांडा की खूबसूरत दुनिया में नहीं। और उसके बाद चीजें बिगड़े उससे पहले ही वांडा सारी की सारी चीजों को फिर से अपने पावर की मदद से रिवाइंड कर बिल्कुल पहले जैसा कर लेती है। और विजन वहाँ पर आकर उससे सिचुएशन पूछता भी है और मोनिका के बारे में भी, जिसके बारे में वांडा यही कहती है कि वो अपने घर पर चली गई। और फिर हम देखते हैं मोनिका को, जो बाहर जाते के साथ में ही पूरा का पूरा ब्लेम वांडा पर डाल देती है कि ये सब कुछ वांडा ने ही किया है और वही इसे कंट्रोल कर रही है। और हम वो चीज देखते भी है और साथ ही साथ एक शॉकिंग मोमेंट भी, वो मोमेंट जिस मोमेंट में थैनोस ने विजन को अपने हाथों से मारा था और विजन वैसे ही वांडा के सामने खड़ा हुआ है, यानी कि वांडा रियलिटी देख रही है, जिसे वो नजर झुकाने के बाद पूरी तरीके से इग्नोर करती है। और फिर से जब वो विजन की तरफ देखती है तो सारी की सारी चीज फिर से नॉर्मल हो जाती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फैन थियरीज की बात करें विजन के अजीब रिएक्शन से पहले, तो फैंस का यही कहना है कि हो सकता है कि विजन वंडर मैन की बॉडी में है, इसलिए विजन इसके एपिसोड नंबर 3 में काफी ज्यादा फास्ट भागता है, क्योंकि वंडर मैन की पावर ही यही है। और अगर विजन के पास ऐसी तेज भागने की पावर थी तो फिर उसने इस पावर को पहले कभी एमसीयू के यूनिवर्स में यूज क्यों नहीं किया। वेल पॉइंट तो है इस बात में, वरना जब थैनोस विजन को पकड़ने आया था तो विजन काफी क्विक वहाँ से भागकर सिचुएशन से बच सकता था, लेकिन डेफिनेटली उसके पास वो पावर्स नहीं थी जो फिलहाल तो पावर उसे वांडा की इस दुनिया में मिली है, यानी कि वंडर मैन की बॉडी में रहकर। और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आपने वंडर वुमन 1984 फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें स्टीव के कैरेक्टर की एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसे मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन वो एग्जाम्पल काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर एमसीयू की कॉमिक बुक की भी बात करें तो वंडर मैन के कुछ पार्ट्स को मिलाकर ही विजन को बनाया गया है, जो बात उसके भाई ग्रिम द रीपर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने इसके पहले के एपिसोड्स में ऑलरेडी कर रखी है। और अब आ जाए फिर से एपिसोड्स पर, तो विजन का रिएक्शन इतना ज्यादा बदला हुआ है, मानो जैसे उसे एहसास हो गया है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दया तो आने वाला है नहीं। पर डेफिनेटली इसका पता वो इसके एपिसोड नंबर 5 में भी लगाएगा और बाद में वांडा के अगेंस्ट हो जाएगा, जैसा हमने इसके टीजर में देखा है। और बाद में इसके एपिसोड 7 या फिर 8 में एक जबरदस्त वॉर होगी, यानी कि कोशिश स्वॉर्ड वालों की तरफ से वांडा की इस दुनिया में घुसने की, जिसके बाद वांडा विजन के साथ मिलकर उनका फाइट बैक कर उन सभी को अपनी इस खूबसूरत दुनिया से निकालेगी। कैसे उसका पता तो आगे के एपिसोड्स देखकर ही चलेगा, क्योंकि विजन के कहने के बावजूद भी वांडा इस खूबसूरत सी दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि यहाँ पर वांडा के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है, जो अगेन विजन को बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो वांडा के चेहरे पर यहाँ पर थोड़ा बहुत डर तो है ही, जिससे कि ये भी साफ होता है कि वांडा ने इस पूरी की पूरी दुनिया को शायद 70% ही क्रिएट किया है, जिस आइडिया को किसी न किसी ने वांडा के दिमाग में डाला है, यानी कि एग्नेस, जिसने उसके दिमाग में बच्चों की थियरीज को डालकर उसे इस दुनिया में दोनों ट्विंस की माँ बना दिया है, ताकि वो इस नकली दुनिया को बिल्कुल असली समझकर जिए और कोई भी इस दुनिया को उससे छीने बिल्कुल भी ना। यानी डेफिनेटली क्रिएटर्स के हिसाब से इस शो की एंडिंग एमसीयू फैंस को तो कहीं ना कहीं वांडा के कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ी बहुत तकलीफ तो देने ही वाली है। तो चलिए अब शो की बाकी और दूसरी डिटेल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि जिमी वू की तरफ से लिखे गए बोर्ड पे काफी सारे क्वेश्चंस, जिन्हें शॉर्ट्स के
साथ साथ एमसीयू फैंस भी पता कर रहे हैं, जैसे कि हेक्सॉन्स के सिंबल्स, जिन्हें मैंने इसके पहले के एपिसोड में आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हेक्सॉन्स को किसी पर स्पेल करने के लिए यूज किया जाता है और उस हेक्सॉन्स के 6 कोने डेविल के साइन को शो करते हैं, जो कि मेफिस्टो एमसीयू के यूनिवर्स में है। और उसके बाद अगला सवाल है सिटकॉम, जिसे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि सिटकॉम वांडा को कितना ज्यादा बचपन से पसंद है। और तीसरा क्वेश्चन सेम टाइम और स्पेस का है, जो कि मोनिका रैम्बो के निकल जाने के बाद ये बात बिल्कुल श्योर देता है कि वांडा की वो सिटकॉम की दुनिया प्रेजेंट की टाइमलाइन में ही है, बट स्पेस में तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा विजन जिंदा कैसे है? वेल, उसका जवाब तो फिलहाल अभी मुझे भी नहीं पता और ना ही बाकी दूसरे लोगों को, लेकिन डेफिनेटली विजन मर चुका है। और इसके अलावा जिमी वू का शक स्कल्स पर भी है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व होगी। और बाकी की डिटेल्स तो वही है, जैसे कि फोन लाइंस, ड्रोन्स, डिजिटल्स, लोगों का उस दुनिया में एंटर करते के साथ में ही सब कुछ भूल जाना और बाकी ऐसी ही वगैरह वगैरह की डिटेल्स है। बट हाँ, एक बात तो श्योर है, जो कि मैं फिर से रिपीट करूंगा कि वांडा अभी के लिए तो हमें भले ही विलन बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो विलन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसे किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट किया गया है और कंट्रोल किया जा रहा है, जिस कंट्रोल में रहकर वो अपनी इस दुनिया को और भी बेहतर बनाती चली जा रही है। और अब बात करें एवेंजर्स एंड गेम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो पॉल बटनी ने इंटरव्यू के दौरान यही स्पॉइलर रिवील किया था कि उस फिल्म के एंड में वांडा को विजन की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक और लोगों के लिए सस्पेंस बरकरार। वेल, उस सीन को केविन फैगी ने फिल्म में से इसलिए हटाया होगा क्योंकि उसका यूज वांडा विजन की सीरीज में किया जाएगा, यानी कि एमसीयू के काफी बड़ी इवेंट के बाद वांडा खुद को संभालने के लिए जैसे तैसे कर एडजस्ट कर रही होगी और बाद में उसे विजन की डेड बॉडी दिखाई गई होगी, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरीके से पागल हो गई और उसी जगह पर उसने वेस्ट व्यू टाउन बना लिया, यानी कि न्यू जर्सी की वो जगह जहाँ पर इसके पहले एवेंजर्स एंड गेम में स्टैनली रोड पर दारू पीते हुए जा रहे थे। और जी हाँ, वहाँ पर एक पूरा का पूरा हेडक्वार्टर भी था शील्ड का, जो शायद अभी भी इस लोकेशन के अकॉर्डिंग होगा या फिर नहीं भी। या फिर थियरी ये भी कहती है कि ये किसी न किसी तरीके का ग्रेवयार्ड होगा, जिस ग्रेवयार्ड में सिटकॉम के शो में दिखाए गए कैरेक्टर्स पूरी तरीके से दफन किए गए होंगे और उन्हीं को वांडा ने अपनी सिटकॉम की दुनिया में जिंदा किया है। क्योंकि इसके एपिसोड नंबर 3 के एंड में जब एग्नेस और हार्व आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर भी हार्व यही एक्सप्लेन करता है कि मोनिका इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं है और न ही उसका कोई घर है जैसा बाकी सभी लोगों का है, यानी कि उसका मतलब ग्रेवयार्ड हो सकता है जो इन लोगों का है और ये लोग वेस्ट व्यू में बिलोंग करते हैं, ना कि मोनिका। वेल, सुनने में तो ये थियरी काफी ढांसू लगती है। अब पता नहीं उसे एक्सप्लेन इस शो के बाकी के एपिसोड्स में कैसे किया जाएगा, क्योंकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और आपको भी मेरी तरह सस्पेंस में ही रहना चाहिए और वेट करना चाहिए इसके एपिसोड नंबर 5 का, जिसमें मैं अब भी कहूंगा दावे के साथ ज्यादा डिटेल रिवील नहीं होगी, वही एंड में कुछ ट्विस्ट के अलावा। वेल, तो अब आपकी क्या राय है वांडा विजन के इस एपिसोड नंबर 4 की सारी डिटेल्स को लेकर? उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपके कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पर तो मैं मिलूंगा ही, और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।